नमस्कार, मैं संजय जिकनाड़िया। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रीस्कृत क्लासेज में। आइए आज हम उच्चारण स्थान व प्रयत्नों का अध्ययन करते हैं। पाणिनीय व्याकरण में वर्णों की संख्या 63 बताई गई है। इन्हीं 63 वर्णों के अलग अलग उच्चारण स्थान बताए गए हैं। पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा था कि इन 63 वर्णों के भेद, स्वर, व्यंजन आदि के बारे में। आज इस वीडियो में इन 63 वर्णों के उच्चारण स्थान को जानेंगे। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? उच्चारण स्थान कितने हैं? उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? तो मुख का वह भाग जिसका प्रयोग वर्णों को बोलने के लिए किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी हमारे मुंह का जो भाग जिसके द्वारा हम वर्णों को बोलते हैं उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान को 8 भागों में बांटा गया है। उरह, उर का अर्थ होता है हृदय। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण हृदय से किया जाता है। शिरह, सिर, सिर का मतलब यहाँ है मूर्धा, जो हमारे मुंह के भीतर का भाग होता है। इसे दांतों के नीचे का कठोर हिस्सा होता है वह। जिह्वा मूल, जिह्वा का अग्रभाग, दंत, दांत, नासिका और तालु, तालु जिह्वा के अंतिम छोर पर एक छोटी सी जो जिह्वा दिखाई देती है उसे तालु कहते हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। उच्चारण स्थानम, परिभाषा उच्चारण स्थान की। मुख का वह भाग जिसका प्रयोग वर्णों को बोलने के लिए किया जाता है उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 63 वर्ण हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान 8 है, जो इस प्रकार है। अष्टो स्थानानि वर्णानां मुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। उरः, उरः यानी हृदय। कंठः, कंठ। शिरः, सिर, मूर्धा यानी दांतों के जो अंदर का कठोर हिस्सा है उसे मूर्धा कहते हैं। जिह्वामूलम, जिह्वा का अगला भाग। दंत है दांत। नासिका, ओष्ठो यानी हमारे दोनों ओष्ठ, होठ। तालु आदि 8 उच्चारण स्थान हैं। आइए इनको हम चित्र के माध्यम से जानते हैं। अभी हमने जाना कि 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, जैसे दंत, दांत, ओष्ठो, होठ, तालु, मुंह है, नासिका आदि 8 स्थान बताए गए हैं। अब समझते हैं इनको चित्र के माध्यम से कि कौन कौन से 8 स्थान होते हैं। देखिए, पहला नासिका। नासिका यानी हमारा जो नासिका है, नाक है, उससे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ऐ, ग, य, ण, न और मैं। ये नासिका से उच्चारित किया गया है। देखिए चित्र में भी आपको दिखाई देता होगा कि नाक से बोलने वाले वर्ण ऐ, ग, य, ण, न और मैं। इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका। उसके बाद में आता है दंते, दंते यानी दांत। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान या जिन वर्णों के उच्चारण में दांत का सहयोग होता है, दांत का प्रयोग होता है, उन वर्ण में है तय वर्ग। तय वर्ग तय, थ, द, ध और न, ल और श।
इनका उच्चारण स्थान होता है दंते यानी दांत। फिर आता है मूर्धा, मूर्धा यानी मुंह है। इसमें ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ ण र स और री, ये वर्ण आते हैं। फिर दंत ओष्ठ, दांत और ओष्ठ के द्वारा व का उच्चारण किया जाता है। ओष्ठ हमारे जो होठ हैं उसमें उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, प वर्ग पूरा। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ के द्वारा उच्चारित वर्ण है ओ और औ। कंठ जो वर्ण है वो ए आ और क वर्ग होता है, जिनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। कंठ और तालु, देखिए चित्र में कंठ और तालु दोनों से उच्चारित वर्ण है ए और ऐ। तालव्य, तालु यानी जो जीभ का अंतिम छोर है वहां एक छोटी सी जीभ दिखाई देती है, वो होता है तालव्य। इस तालव्य का उच्चारण स्थान है ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, च वर्ग, य और से। इन वर्णों का उच्चारण स्थान हमने जाना कि कौन कौन से उच्चारण स्थान है और उनमें कौन से वर्ण आते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने चित्र के माध्यम से समझा कि कौन सा स्थान कहाँ है, उनका उच्चारण स्थान कौन सा है। आइए अब हम और भी इससे सरल विधि से जानते हैं। यदि आपने हमारा पूर्व का वीडियो देखा है तो उसमें आपको स्वर, व्यंजन, स्पर्श वर्ण, ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण का अवलोकन करवाया गया था। यदि आपको वो पूरी तरह है तैयार है तो मात्र 60 सेकंड में आप उच्चारण स्थान सीख जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए एक छोर पे स्थान दिए हुए हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, जिह्वा मूलम, उरह, ये स्थान दिए हुए हैं। इन स्थानों को हमें क्रमबद्ध तरीके से याद करने के बाद हमारी ये सारणी पूरी हमें याद हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पहली लाइन में लिखा है स्वर, स्वर में आपको लिखना है ए आ, दूसरी लाइन में ई लिख देना है, तीसरी में री री, चौथी में ली, जो मूल स्वरों का क्रम है उसी क्रम से, पांचवें उ, छठा छोड़ देना खाली, सातवें में ए आई और आठवें में ओ औ। ये तभी संभव हो पाएगा जब ये सारणी के अनुसार आपको क्रमबद्ध तरीके से उच्चारण स्थान आते हैं। तो अब देखिए स्पर्श व्यंजन हमने पूर्व वीडियो में बताए थे 25 प्रकार के होते हैं। उसमें क वर्ग होता है, वो कंठ से उच्चारित होता है और इसलिए इसको पहली लाइन में लिख देते हैं। दूसरी लाइन में आता है च वर्ग क्रमबद्ध तरीके से, तीसरे में ट वर्ग, चौथे में ट वर्ग, पांचवें में प वर्ग और छठा जो नासिका वर्ण है उसमें प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण आता है। सातवां, आठवां, नौवां, 10वें में नहीं आता है। 11वां है उरह, उरह यानी हृदय से निकलने वाले वर्ण होते हैं, जैसे है यह, हल्लह है वह, ऐसे। उसके बाद में अंतस्थ वर्णों की सारणी है, उसमें क्रम व तालु के स्थान पर यह आता है, मूर्धा में रे और दंत में ल, दंतोष्ठ में व। ये 4 स्पर्श व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान इस प्रकार से हो जाएगा। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण का उच्चारण स्थान होता है उसका कंठ, स का तालु, स का मूर्धा और दंत्य स उसका स का दंत्य होता है। अयोग वाह है, हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के होते हैं। तो विसर्ग होता है, उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। जिस विशेष बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि जिस जिस वर्ग के साथ, जिस जिस स्वर के साथ में विसर्ग आती है उसी के अनुसार उसका स्थान होता है। पृथक रूप से यदि विसर्ग का पूछा जाए
तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ओष्ठों में आता है पैप है, नासिका में अनुस्वार आता है और जिह्वा मूल में कैक है, जिनके बीच अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ होता है। इस प्रकार हम एक सारणी बना करके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन संस्कृत के विद्यार्थियों से उपेक्षा रहती है कि सूत्र के माध्यम से और विस्तृत अध्ययन के द्वारा पढ़ा जाए। आइए हम सूत्र के माध्यम से विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो अभी हमने जाना इस सारणी के माध्यम से कि सरल तरीके से हम क्रमबद्ध तरीके से क से लेकर के मैं तक स्पर्श वर्ण लिख करके और सामने क्रमबद्ध उच्चारण स्थान लिख करके और सरल तरीके से कैसे सीख सकते हैं। लेकिन संस्कृत के जो विद्यार्थी होते हैं उनसे उपेक्षा भी की जाती है और उनको सूत्र के द्वारा ही याद करना चाहिए जी, क्योंकि सूत्र है वो कंठस्थीकरण करने के बाद में भूल नहीं सकते हैं। यदि ये वर्ण है हमने याद किए, कुछ समय पश्चात हम भूल जाएंगे किस वर्ण का कौन सा स्थान था, लेकिन सूत्र एक बार याद होने के बाद जीवन में कभी भूल नहीं सकते। इसलिए संस्कृत के विद्यार्थियों को जरूरी है कि सूत्र सहित पढ़ा जाए। आइए हम सूत्र के साथ में पढ़ते हैं कि उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। हाँ, देखिए सूत्र के माध्यम से पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। अकार क वर्ग हकार और विसर्ग विसर्जनीय यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसमें वर्ण आते हैं ए आ, क वर्ग के पांचों वर्ण क ख ग घ ग है और विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। इन्हें कंठ वर्ण की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। दूसरा सूत्र है ईचु यसानाम तालु। इसमें इकार च वर्ग यकार और शकार इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है तालु। इसमें आने वाले वर्ण होते हैं ई, ह्रस्व और दीर्घ दोनों, च छ ज झ य, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। इन्हें तालव्य की संज्ञा दी गई है। अगला सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋकार ट वर्ग रेप सकार का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ऋकार री ट वर्ग ट ठ ड ढ ण र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इन्हें मूर्धन्य वर्णों की संज्ञा दी जाती है। अगला सूत्र है ऋतु लशानाम दंताः। द्रिकार ट वर्ग लकार और शकार का उच्चारण स्थान दंताः होता है। इनमें आने वाले वर्ण हैं द्रि ट थ द ध न ल और श। इनको दंत्य वर्णों की संज्ञा दी गई है। आगे उपपदमानीयानाम ओष्ठो। उ प वर्ग का उच्चारण स्थान है वो ओष्ठो होता है। उ प वर्ग में आता है प फ ब भ म। इनका ओष्ठो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ यानी होठ हमारे, उनके द्वारा ये वर्ण उच्चारित होते हैं। इन्हें ओष्ठे की संज्ञा दी गई है। अगला सूत्र है यम गणना नाम नासिका च। इसमें वर्ग का पांचवा अक्षर ये मैं ग ण न, ये पांच अक्षर है। इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। अगला सूत्र है एदौ तो कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु होता है। इन्हें कंठ और तालव्य
वर्ण भी कहते हैं। ओदौ तो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ होता है, इन्हें कंठे और ओष्ठे वर्ण भी कहते हैं। अगला सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम, वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों होते हैं, इन्हें दंत्योष्ठ वर्ण भी कहते हैं। अगला सूत्र है जिहा मूल्य से जिहा मूलम, जिहा मूल्य से, जिहा का मूल भाग होता है उसका उच्चारण, जिहा मूल्य वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान है जिहा मूल, जिहा का मूल भाग। इसमें क और ख अर्ध विसर्ग के साथ में आते हैं, उन्हें जिहा मूल कहते हैं। जैसे आधे विसर्ग का चिन्ह लगा करके ऐसे क और ख लिखा जाता है, तो इन्हें जिहा मूल्य वर्ण कहते हैं। अगला सूत्र है अनुस्वार से नासिका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका, अनुस्वार का चिन्ह इस प्रकार का होता है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अभी हमने पूर्व में पढ़ा था कि वर्ग का 5वां अक्षर होता है उसका उच्चारण स्थान भी नासिका होता है, लेकिन अनुस्वार है उसका भी उच्चारण स्थान नासिका होता है, उसे भी नासिक के वर्ण कहते हैं। उरह, उरह हृदय जिसे कहते हैं, उसके उच्चारित वर्ण हय, हली, जो है के नीचे ये का प्रयुक्त होता है, वह स्थान है ओरस, हृदय। तो अभी हमने सूत्रों के माध्यम से अध्ययन किया, सूत्रों के माध्यम से अध्ययन किया कि वर्णों का उच्चारण स्थान उसके सूत्र के अनुसार कौन सा होता है। आइए हम एक बार सूत्रों को बोलते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ईचु यसानाम तालु, लृतुलसानाम दन्तः, ऋतुरसानाम मूर्धः, उपपद्मान्यानाम ओष्ठो, यमगणानाम नासिका, जिहा मूल्य से जिहा मूलम, एदैतो कंठतालु, ओदोतो कंठोष्ठः, वकारस्य दंतोष्ठः और उरह ओरसस्य, ये उच्चारण स्थान है। इनको हमने जाना। अब जानते हैं प्रयत्नों के बारे में कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रयत्न किसे कहते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं, तो प्रयत्न होता है जब हम वर्णों को उच्चारित करते हैं उस समय हमारा जो प्रयत्न किया जाता है, यत्न किया जाता है उच्चारण में, उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न दो प्रकार के बताए गए हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। उससे पहले आपको उच्चारण स्थान से संबंधित एक छोटी सी जानकारी जो रह गई थी वो बता देते हैं कि कुछ वर्ण ऐसे हैं उनके उच्चारण स्थान दो हैं। जैसे वर्ग का 5वां अक्षर ग, य, ण, न, म, इनका उच्चारण स्थान होता है दो। ग का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका दोनों होता है, क्योंकि ग है वो कैवर्ग के साथ में आता है तो उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ है। यदि वर्ग के साथ में नहीं आता है तो उसका पृथक से नासिका उच्चारण स्थान होता है। यदि यह अपने वर्ग के साथ में आता है तो उसका उच्चारण स्थान होता है तालु। वर्ग से भिन्न होने पर उसका उच्चारण स्थान हो जाता है नासिका। इसी प्रकार ण का वर्ग के साथ मूर्धा होता है, दूसरा उच्चारण स्थान नासिका होता है। न का उच्चारण स्थान दंता होता है, दूसरा नासिका होता है। म का ओष्ठो होता है और दूसरा होता है नासिका। अब कुछ स्वर हैं उनके भी दो उच्चारण स्थान है, जैसे ए का कंठ और तालु है,
ऐ का कंठ और तालु है, ओ का कंठ और ओष्ठ है, औ का कंठ और ओष्ठ है, वै का दंत और ओष्ठ है। इस प्रकार ये उच्चारण स्थान है जिनका 2 बार प्रयोग किया जाता है। विसर्ग है, विसर्ग का आपको बता देते हैं कि जिस स्वर के साथ विसर्ग प्रयुक्त होती है उसका उच्चारण स्थान वही हो जाता है। जैसे ए के साथ में यदि विसर्ग आएगी तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ए के साथ में यदि विसर्ग का प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। यदि ई के साथ में विसर्ग आती है तो उसका उच्चारण स्थान होता है तालु, जैसे मति ही। इसमें विसर्ग का उच्चारण स्थान है वो तालु होगा। तो जिस स्वर के साथ में विसर्ग आती है उसी के अनुसार विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। मूलतः है विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आइए अब प्रयत्न के बारे में पढ़ते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं? जो वर्णों को बोलने के लिए जो हम यत्न कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? तो वर्णों को उच्चारण करते समय जब अंदर के और मनुष्य की चेष्टा प्रक्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो अभी हमने जाना कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के बारे में। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर होता है, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? जब हम बोलने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वर्णों का जो ध्वनि है वो अपने हृदय की ओर, अंदर की ओर चेष्टापरक होती है, उसे आभ्यंतर कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न वो होता है जिसमें हृदय से कंठ की ओर ध्वनि प्रेरित होती है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। सरल तरीके से जानते हैं आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत, 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न बताए गए हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन, स्पृष्ट में आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है वो 25 प्रकार के होते हैं, कैसे मैं तक जो आते हैं स्पृष्ट प्रयत्न में। ईषत् स्पृष्ट में आता है कादियो मैं अवसान है स्पर्शाहा, कै आदि मैं अवसान है। ईषत् इसमें थोड़ा सा संशोधन करना होगा आपको। ये सूत्र हैं थोड़े से इस प्रकार लिखे गए हैं कि ये सूत्र पहला कादियो मावसान स्पर्शा, वो स्पृष्ट स्पृष्ट जो प्रयत्न है उसका होता है। कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन है उसमें पहले पंक्ति में आएंगे, दूसरे में आएंगे यो अनंत अस्तः, जो यह वैरल है वो ईषत् स्पृष्ट में आते हैं। विवृत में सभी प्रकार के स्वर आते हैं और संवृत में केवल ह्रस्व आता है, वो प्रयोग की दृष्टि से आता है, जबकि प्रक्रिया की दृष्टि से ह्रस्व है वो विवृत में आता है।
बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? जब वर्णों का उच्चारण या यत्न है वो फेफड़ों से कंठ की ओर यानी अंदर से बाहर की ओर होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के बताए गए हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न बताए गए हैं। आइए इनको पढ़ते हैं और सूत्र के माध्यम से जानते हैं। पहला है विवार। विवार श्वास अघोष, जिसमें खर प्रत्याहार आता है। खर प्रत्याहार हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाता है। खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आता है और सह 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 इस प्रकार 13 वर्ण हैं वो प्रयुक्त होते हैं। 13 वर्णों का प्रयोग किया जाता है खर प्रत्याहार में। इसका सूत्र है अश्व खर के साथ। यदि ऐसा हमें याद नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि कौन कौन से प्रत्याहार हैं जो बाह्य प्रयत्न में आते हैं, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। विवार श्वास अघोष ये एक साथ आते हैं। इनमें वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर ही आता है, सह 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 आता है। तो इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, स्वनिर्मित सूत्र है अश्व खर के साथ। अश्व यानी होता है घोड़ा, खर यानी होता है गधा। तो अपने अर्थ में समझें तो घोड़ा है वो गधे के साथ में है, ऐसा सूत्र है। अश्व यानी होता है घोड़ा हमारे अर्थ में, लेकिन अश्व का 3 अक्षर है, ए से व। ए का होता है अघोष, स का होता है श्वास और व का होता है विवार। इस प्रकार हम निर्माण कर सकते हैं कि ए का अघोष हो जाएगा, स का श्वास हो जाएगा, व का विवार हो जाएगा। अब अश्व के साथ में प्रत्याहार कौन सा आता है? तो खर। खर यानी हमने जो अपने अर्थ में गधा बताया था उसका खर प्रत्याहार साथ में आता है। तो खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है, स आता है। इसके बाद में दूसरा है संवाद, नाद और घोष। इनमें हस प्रत्याहार का प्रयोग होता है। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा तथा है, यह, व, रे, ल इस प्रकार 20 वर्ण आते हैं। इसका सूत्र है घोषणा हंस के करो। कोई भी घोषणा हो वो हंस के करनी चाहिए। तो घोषणा, इससे 3 प्रत्याहार आते हैं। घोष यानी घोष, स यानी संवार और ना यानी नाद। तीनों प्रत्याहार के साथ में, तीनों प्रयत्नों के साथ में प्रत्याहार कौन सा आता है? तो हस, हस प्रत्याहार। अब ध्यान रखना है हस प्रत्याहार में तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, पांचवा वर्ण और है, ये, व, ल आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रत्याहार है अल प्रत्याहार। अल आगे आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय, पंचम तथा य, व, र, ल 19 वर्ण आते हैं। अल्प प्राण के बाद में आता है महाप्राण। महाप्राण में दूसरा और चौथा तथा स है 14 वर्ण आते हैं। उदात, अनुदात, स्वरित, इसमें अच यानी स्वर आते हैं। जैसा कि मूल स्वर 5 प्रकार के होते हैं, तो इसका भी सूत्र है अनु के स्वर उदास हैं। अनु किसी का नाम हो सकता है, तो अनु के स्वर हैं वो क्या है? उदास है। अनु यानी अनुदात, स्वर यानी स्वरित। उदास को हम यहाँ उदात मानते हैं, तो उदास यानी उदात। तो अनुदात, स्वरित, उदात इस प्रकार इसके प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने जाना
आज आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थानों के बारे में कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो साथियों, अभी आपने उच्चारण स्थान पढ़े, प्रयत्न पढ़े, कैसा लगा जरूर बताना और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, जिससे अधिक से अधिक बच्चे सीख सके।